this topic. I am covering a little bit of Western and Eastern philosophy. I am covering, I don't have a title for it, but I'll be including Babas, Gurus, Yogis of India, and I will be hopefully talking in depth about some of the concepts of a sage from South India. I hope it is interesting. It is going to be practical. When I say practical, I mean to say that I'm going to, as I'm speaking, I'm going to open the page which I have bookmarked for today's session. Yes, it is here. While the page opens, I'm going to start with writing today is a very difficult profession. Whether it's journalism, whether it's fiction writing, writing is difficult because it does not pay very well. Why it does not pay very well and all, we'll not go into that. However, there was a time in the early 1900s when we had a gentleman who was a superstar in writing. His name is Somerset Maugham. He was a terrific writer. He was very popular and he earned money through his books. And he earned a lot of money through his books. Books used to pay you a lot at that time before the advent of radio, television. And suddenly I remember I'm supposed to talk in Hindi and nobody reminded me. So happens, right? मैंने सारा सेशन हिंदी में प्लान किया था, पता नहीं मैं इंग्लिश में क्यों शुरू कर दिया. ऐसा होता है कभी कभी. सॉमरसेट मॉम थे अंग्रेजी के राइटर, यूके के. मेरे ख्याल से यूके के थे. और जैसे मैंने सॉमरसेट मॉम और यूके और इंग्लिश की बात की, द लवर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टेरेंस इज हियर. इनको प्रति शब्द पैसे मिलते थे. यानी अगर 1000 शब्द लिखे हैं तो उसको उनको प्रति शब्द के कुछ सिलेक्टेड पैसे मिलते थे और वो काफ़ी अच्छे होते थे. सॉमरसेट मॉम एक प्रख्यात लेखक थे, इसमें किसी को शक नहीं है, चाहे आप उनको पसंद करें ना करें. ज़रूरी नहीं है जानना कि उन्होंने क्या-क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, उनके विचार क्या थे. आगे बढ़ते हैं. इसका उनका इंडिया से क्या कनेक्शन है? जब सॉमरसेट मॉम हिंदुस्तान आए, तो उनके कानों में किसी ने दस्तक की कि साउथ ऑफ इंडिया में एक गुरु रहते हैं और वो बाकी गुरुओं से बहुत अलग है. अब सोमरसेट मॉम को मज़ा आता था नए-नए एक्सपीरियंसेस को प्राप्त करना, क्योंकि वो एक लेखक थे, उनको लिखना था. तो वो चले गए साउथ इंडिया और उन्होंने लिखा है अपनी कहानी में, बड़ी बम्पी राइड थी, इसका मतलब बड़े पत्थर थे और वो कार्ट में आए थे, जो कि अरुणाचला में होती थी. हम बात कर रहे हैं, मैं स्टेट और राज्य का नाम नहीं बताऊँगा, मैं ये सब डिटेल्स को तोड़ के जा रहा हूँ. एक सुंदर-सा पहाड़ है, अरुणाचला एक जगह है. उसको होली माना जाता है बिकॉज़ ऑफ रमन महर्षि. रमन महर्षि कौन है? अगर आप सुन रहे हैं, यार ये कौन है भाई साहब? अगर ये पॉपुलर होते तो हमें इनका नाम पता हो. रमन महर्षि वो हैं जिनका एग्ज़ाम्पल कई बार सद्गुरु देते हैं. रमन महर्षि वो हैं जिनका एग्ज़ाम्पल और जिनका नाम एक्हार्ट टॉल देते हैं. आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस हिज़ नेम, लेकिन फ़ॉरेन के एक बहुत प्रख्यात लेखक हैं, स्पिरिचुअल राइटर हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है और आज तक उन्हें ये कहा जाता है कि वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, यानी असली है. वो उनका वर्णन देते हैं. फिर हैं एलन वॉट्स, एक प्रख्यात फिलॉसफर, जो इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब फ़ॉरेनर होके भी
इंडियन फिलॉसफी से कनेक्टेड है। और ये उदाहरण देते हैं, एग्ज़ाम्पल देते हैं रमन महर्षि का। कहा जाता है कि गोरों का हाथ ज़्यादा है रमन महर्षि की पॉपुलैरिटी फैलाने में, और इंडियंस का कम है। आज के ज़माने में बिल्कुल ये ठीक है, हम रमन महर्षि को कम जानते हैं। रमन महर्षि के आश्रम जाते हैं हमारे विश्व प्रख्यात राइटर सॉमरसेट मॉम। मैं जो आपको अभी बताने वाला हूँ, उसको मैं फिर से दोहराऊँगा क्योंकि इसके 2 वर्ज़न्स हैं। पहला वर्ज़न ये है कि जब वो जाते हैं तो उनसे कहा जाता है, और ये इम्पोर्टेंट है आज के गुरुओं के संदर्भ में। उनसे कहा जाता है कि आप क्या ले जा रहे हैं उनके लिए? कहते हैं बताइए क्या गिफ्ट, क्या पैसे, क्या चाहिए उनको? कहते हैं परंपरा ये है फल लेके जाइए। तो जो परंपरा है वो उनका पालन करते हैं, तो ये अमीर आदमी शायद उस समय दुनिया दुनिया के सबसे अमीर राइटर्स में से वो फल लेके जाता है। जाता है तो वो इंतज़ार करता है कि अपनी हट से, मुझे याद है उसकी डायमेंशंस मैंने पढ़ी थी, 50 फीट बाय 25 फीट, 50 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा। बस इतना ही उनका शासन था। ऊपर छत मोटी थी तो सनलाइट कम आती थी और बहुत सारे विंडोज़ थे। ये मेडिटेशन रूम था। अब ख़ैर बहुत सारे रूम थे तो एक रूम से वो आते हैं और उनको देखते थोड़े वक़्त बाद सॉमरसेट मॉम बेहोश हो जाते हैं। मानी बात है कि सब जगह ये खबर फैल गई कि रमन महर्षि का इतना प्रभाव था कि फ़ॉरेन का वेरी फ़ेमस राइटर गिर गया। वेल असली बात ये है कि यही खबर फैली, लेकिन ये बात रमन महर्षि ने नहीं मानी। बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सॉमरसेट मॉम ने भी कहा मुझे गिरने की आदत है क्योंकि मेरे में एक डेफ़िशिएंसी है, तो उसकी वज़ह से मैं कई बार गिरता हूँ। तो उनकी आँखों की चेतना ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, और अच्छी बात है रमन महर्षि ने भी ऐसा कोई क्लेम नहीं किया था। ख़ैर ये गिरते हैं तो रमन महर्षि के स्टूडेंट्स आते हैं, उनको ले जाते हैं, उनको लिटाते हैं, पानी डालते हैं, जो-जो करते हैं, और रमन महर्षि अपने यहाँ चले जाते हैं। फिर जब ये जागते हैं तो इनमें ज़्यादा दम नहीं होता, तो रमन महर्षि खुद उनसे मिलने आते हैं। अब इनकी मीटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि मैं आपको एग्ज़ैक्टली बताऊँगा कि मीटिंग में क्या हुआ, ताकि आप कंपेयर कर पाएँ कि आज के दौर में क्या होता है। सबसे पहली बात, पैसे अलाउड नहीं थे। आज तक आप अगर अरुणाचल जाते हैं, सॉरी अरुणाचला जाते हैं, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस इट, आता है कि नहीं? तो वहाँ अगर आप रूम में भी रोते रहते हैं उनके, तो दे आस्क यू फॉर डोनेशंस। अगर आप पैसे नहीं देते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी टू पे मनी। आज तक ये प्रिंसिपल है, दे डोंट एक्सेप्ट मनी। आज तक ये प्रिंसिपल है, दे डू एक्सेप्ट फ्रूट्स, ठीक है? ये उनकी परंपरा है। तो वो उनसे कहते हैं, बात करते हैं। अभी रमन महर्षि को पता था ये अंग्रेज़ है, तो उन्होंने थोड़ी अंग्रेज़ी में बातें की, कि रमन महर्षि से बहुत अंग्रेज़ मिलने आते थे। तो पहले 15 मिनट सॉमरसेट मॉम कहते हैं कि इसमें शक्ल देखते रहे। बस वो भी चुप रहे। उनको लगा शायद ये बहुत गुरु ज्ञानी आदमी है, शक्ल देख रहे हैं तो शायद मेडिटेट कर रहे हैं। फिर 2-3 एक्सचेंजेस हुए। वो कहते फिर 15 मिनट वो चुप हो गए। बोला इ अब सबको आदत होती है गुरु के सवाल पूछो और गुरु बहुत बड़े जवाब देगा, भाषण देगा, और मानी बात है आप भी जाएँगे तो ये होगा। जैसे कि उनके कंधे के ऊपर वो कहीं देख रहे हैं और वो बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। ऐसे कोई उनमें ये नहीं है कि मुझे इनसे कुछ बात करनी, और फिर वो चले जाते हैं स्माइल करके। तो फिर सोमरसेट मॉम कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोई शायद उनको अच्छा लगा कि कोई नाटक नहीं था। जो 2-3 बातें थी, जो 2-4 बातें थी उनसे हो गई, तो वो चले गए। तो सोमरसेट मॉम वाज़ इम्प्रेस्ड बाय दिस इंसिडेंट, और थोड़ी देर बाद जाने से पहले सोमरसेट मॉम उनसे फिर मिलने जाते हैं। तो देखते हैं वो अपने 50 फीट बाय 25 फीट के जगह बैठे हैं। वहाँ वो अपना बैठ के योग कर। अब कुछ लोग कहते हैं कि सोमरसेट मॉम अंदर नहीं गए क्योंकि उन्होंने बूट पहने थे, बूट बड़े मुश्किल थे निकालने। वो विंडो से देख रहे थे, लेकिन सोमरसेट मॉम कहते हैं मैं अंदर जाके बैठा उनके सामने। आपकी मर्ज़ी आप कौन-सा वर्ज़न पसंद करें, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है।
दोनों पक्ष ये मानते हैं कि वो देख रहे हैं कि मेडिटेशन भी सिंपल है। कुछ नहीं, बैठे हुए हैं, फल हैं, बगल में फल पड़े हैं और आस-पास जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको वो कहते हैं मुंडी से, ठीक है जाओ अभी मैं पूजा कर रहा हूँ, मेडिटेट कर रहा हूँ। अब मेडिटेशन का इनका मतलब क्या है? रमन महर्षि की मेडिटेशन होती थी कि मैं शांत रहूँगा, चुप रहूँगा। ही यूज्ड टू प्रीच साइलेंस। खैर वो क्या प्रीच करते थे और क्या कंट्रोवर्सी थी ये हम बाद में देखेंगे। हम अभी जाते हैं वापस इंग्लैंड। सोमरसेट मॉम यूके जाते हैं, किताब लिखते हैं द रेज़र्स एज। ये एक बेस्ट सेलिंग किताब हो जाती है। उसमें एक कैरेक्टर वो डालते हैं रमन महर्षि के ऊपर। मेरे ख्याल से उसका नाम श्री गणेश रखते हैं और ये किताब बहुत हिट हो जाती है। इस पे 2 फ़िल्में बनी। दोनों फ़िल्मों में जो कैरेक्टर है साधु का, वो रमन महर्षि पे बेस्ड है। तो सोमरसेट मॉम चले गए, फिर उन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा, जैसे कि हमारी यहाँ पर भक्तों की आदत होती है, सबने क्लेम किया कि सोमरसेट मॉम आए, उनका ज़िंदगी बदल गई। तो जर्नलिस्ट ने पूछा रमन महर्षि ने, आपने क्या बदला उनकी ज़िंदगी? तो रमन महर्षि को तो याद भी नहीं था ये कौन थे, ही फॉरगॉट द नेम। तो ये तो हाल था उनका, मतलब ही वाज़ नॉट रियली इंटू इट। और सोमरसेट मॉम को पता था कि ये ऐसा होता ही है, तो वो भी चुप रहे। उन्होंने बोला मैं भी चुप रहता था, क्या करूँ? ऐसे ये तो होता ही है जनरली। खैर, ये थे ये थी कनेक्शन सोमरसेट मॉम की और इंडिया की थ्रू रमन महर्षि। कुछ ऐसा बड़ा क्लेम नहीं हुआ, कोई उपनिषदिक टीचिंग्स नहीं हुई, कुछ उन्होंने ऐसा ज्ञान नहीं दे दिया जैसे बीटल्स को मिल गया था। कोई ऐसी खोज नहीं थी और ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा उनकी लाइफ का। क्योंकि रमन महर्षि से जब स्टूडेंट्स मिलने आने लग गए, जैसे कि आज हम सुनते हैं एनलाइटनमेंट के बारे में, स्पेशली with all respect to Sadhguru and Sri Ravi Shankar, they are very respected figures, but they talk about courses. ये कोर्स करो, आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करो, या सदगुरु का कोर्स है, कोई बहुत सारे कोर्सेज है उनके, बट कुछ हैं इनर इंजीनियरिंग। तो रमन महर्षि के भी कोर्स थे, लेकिन वैसे फॉर्मल कोर्स नहीं थे। उनके कोर्स का सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो सबको कहते थे चुप बैठो। ये यार ये क्या हुआ? लोग आए थे सिद्धि प्राप्त कर, दे वांटेड टू बिकम माइंड रीडर्स लिटरली, एंड विल गो टू दैट फर्दर। आप लोगों को कह रहे चुप रहो, आपको वो मंत्र तभी देते थे जब आप बहुत इंसिस्ट करो, नहीं तो कहते थे मंत्र की ज़रूरत नहीं। बोलते हैं बी एज़ यू आर, जैसे आप हो वैसे रहो। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको एनलाइटनमेंट पाना है, आप आप ऑलरेडी एनलाइटेंड हो, आपको पता नहीं, बस। तो आपको पर्दे निकालने हैं, डार्कनेस निकालनी है, उसके लिए कुछ करना ज़रूरी नहीं है आपको। प्रॉब्लम है आप कर रहे हो, अब ये आपको ये नहीं पता आप ऑलरेडी एनलाइटेंड हो। दिस गोज़ एब्सोल्यूटली ऑपोज़िट टू व्हाट मॉडर्न गुरुज़ आर टीचिंग। हालाँकि मॉडर्न गुरुज़ कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट रमन महर्षिज़ वर्ड, लेकिन रियलिटी ये है, आप आप लोग इंटेलिजेंट साइंटिफिक लोग हो, आप दोनों की चीज़ें पढ़ो, देयर इज़ नो कॉमन थिंग। वैसे तो आप तरबूज़ और मौसम्बी में भी बोलोगे दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों में बीज होते हैं, लेकिन आपको पता है दोनों अलग है ना? तो वैसे ही दोनों अलग हैं। एक और अंग्रेज़ आते हैं, बर्टन, या मैं उनका नाम भूल गया लेकिन उनका नाम ज़रूरी नहीं। वो आते हैं एंड वो लिखते हैं कि आई स्पेंट मैंने बहुत समय बिताया है रमन महर्षि के साथ। आई फाइंड हिम टू बी जेन्युइन, आई फाइंड हिम टू बी वंडरफुल, बट दीज़ आर हिज़ क्रिटिसिज़म्स। तो आश्रम के लोग नाराज़ हो जाते हैं। हाउ डेयर यू क्रिटिसाइज़ सेज? तो रमन महर्षि से पूछा जाता है, वो कहते हैं नहीं-नहीं अच्छी बात है। आई हैव गिवन हिम फुल परमिशन टू क्रिटिसाइज़ मी। उल्टा मैं तो कहता हूँ मेरे आश्रम के बाहर बैठ के मुझे क्रिटिसाइज़ करो, ताकि लोग नहीं आए मुझसे मिलने, क्योंकि मुझे शांति सबसे ज़्यादा पसंद है। आई हैव नो प्रॉब्लम अगर आप मुझे क्रिटिसाइज़ करो। उन्होंने ये भी कहा कि आप लीफलेट्स भी बाँटो। उन्होंने खुद आइडिया दिया कि रमन महर्षि को कुछ नहीं आता, बेवकूफ़ आदमी है। क्या होगा इससे? वही लोग आएँगे जो सच्ची में आना चाहते हैं। तो इसमें मेरा फ़ायदा है। ही लिटरली सेड दिस टू द जर्नलिस्ट। और इसके बाद उन्होंने अपने रिलेशन खराब नहीं किए।
उस आदमी से जो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा था। दैट मैन वेंट ऑन टू बिकम अ गुरु इन द वेस्ट, जो क्लेम करता था कि मेरे में सिद्धि है, मुझे आई कैन प्रेडिक्ट। और उसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज़्म थी रमन महर्षि की। रमन महर्षि ने मुझे नहीं सिखाया हाउ टू रीड द माइंड। सिद्धि प्राप्त करनी है मुझे, जो हिंदुइज़्म में करते हैं ना लोग, तंत्रा, ये शब्द आपने सुना होगा। मुझे उसकी नॉलेज चाहिए थी। ये जो मुझे सिखा रहे थे रमन महर्षि, मुझे पहले से आता था। ये उन्होंने कहा, हो जो सकता है आता जो हो। अभी रामदेव जी ने प्राप्त की। तो रमन महर्षि को उसने क्रिटिसाइज़ किया, और जब वो वापस अपने देश गए, तो उन्होंने क्लेम किया कि मेरे में सिद्धि मैंने प्राप्त कर ली है, और उनका बुरा हाल हुआ बाद में, क्योंकि उनकी जो सारी प्रेडिक्शन थी, सिद्धियाँ थी, फ्लॉप हो गई। ठीक है। लेकिन कुछ उनकी क्रिटिसिज़्म्स मैं मानता हूँ। एक क्रिटिसिज़्म मुझे ठीक लगती है कि रमन महर्षि चुप रहते थे, लेकिन इससे लोगों का नुकसान भी होता था। क्यों? क्योंकि आप चुप हो, आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या होता है कि जो आपके पास धोबी आ रहा है, आपके पास जो गरीब लोग आ रहे हैं, वो कन्फ्यूज़्ड होते हैं। आपको चुप होने के साथ ये भी उनको बताना था कि देखो भई, जो बाकी लोग आपको अ, सिखाते हैं, बाकी आस-पास के बाबा लोग हैं, वो आपको उल्लू बना रहे हैं, पैसे हड़प रहे हैं आपसे। ये क्रिटिसिज़्म मैं मानता हूँ कि ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। इसे क्रिटिक्स ने कहा है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप में इतना होना चाहिए था कि आप लोगों को एट लीस्ट बता दो कि भैया कुछ। लेकिन शायद ये करने से ही वुड हैव अट्रैक्टेड मोर अटेंशन, और उनको अटेंशन नहीं चाहिए। खैर, अब हम आते हैं circa 2000, चलो टू 2025 में हो आ गए हम, 2025। आज आपको, अगर आपको एनलाइटनमेंट चाहिए, तो उसके कोर्सेज़ हैं, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली अपोज़िट टू व्हाट रमन महर्षि यूज्ड टू प्रीच, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली अपोज़िट टू व्हाट, as per Raman Maharshi, Papaji and other gurus of that time, Upanishads preach. Upanishads do not tell you कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह एनलाइटनमेंट को प्राप्त करना है थ्रू कोर्सेज। अब कुछ लोग कहते हैं उपनिषद अपने आप में कोर्स है, बट उपनिषद का मतलब क्या है? उपनिषद का मतलब है नेक्स्ट, सिटिंग नेक्स्ट टू द फीट ऑफ द टीचर। इट इम्प्लाइज सिटिंग नेक्स्ट टू द फीट ऑफ अ गुरु। ठीक है, जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू द फीट ऑफ द गुरु, नॉट इवन वर्शिपिंग इट, सिटिंग नेक्स्ट टू इट। एंड बिकॉज शायद सोफा एक ही था, तो यू हैव टू सिट नेक्स्ट टू द फीट। ठीक है, बाकी सब इम्प्लाइड है ना, अगर आप लॉजिकली देखें तो। सबके मन में बात आती है कि कार्तिकेय, आपने बता दिया है कि गुरुज में फर्क क्या है, आपने थोड़ा रमन महर्षि के बारे में इंट्रोडक्शन दी, लेकिन यार कुछ और बताओ, वो क्या कहते थे, कुछ कंट्रोवर्शियल बताओ, कुछ पता चले, कंपेयर करो गुरुज को, करेक्ट। तो आज के ज़माने में अगर वो होते तो क्या करते? तो लकीली मैंने उनके बारे में, मैंने उनकी किताब पढ़ी हुई है, उनके कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके टच में हूँ। वो मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि मुझे उनके बारे में पता है, और मुझे समझ नहीं आती कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। सारी किताबें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप 2 दिन लगाओ, आप आधी चीज़ें पढ़ लोगे। इतनी क्या बात है। शायद उनको हैरानगी इस बात की हुई है कि मेरे लंबे बाल थे उस समय, और मैं अंग्रेज़ी में बात कर रहा था, थोड़ी दाढ़ी भी बड़ी थी। उन्हें लगा होगा मैं कोई फ़ॉरेन का फेंग शुई मास्टर हूँ, जो ल लेड ज़ेपेलिन सुनता है और हार्ड रॉक। मेरी अपीयरेंस ही ऐसी थी शायद उस समय। ख़ैर, तो अगर वो होते इस समय तो कैसे होते? सुनना चाहेंगे अंत में? हुँ। देखिए भई, अगर वो होते, तो जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, सबसे बड़ा फ़ायदा होता उनका, सबसे बड़ा फ़ायदा होता गरीबों का। हमारे देश में आज वो गरीब, और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो जाते हैं उन बाबाओं के पास जो चिट निकाल रहे हैं, प्रेडिक्शन वाली। उनका मुझे नाम याद नहीं है, नाम सच्ची याद नहीं है मुझे, बट उनको बहुत हैंडसम चेहरा मानते हैं लोग, ठीक है ना? बागेश्वर बाबा। हाँ, ये नाम है उनका। बागेश्वर बाबा के यहाँ जो लोग जाते हैं वो भी गरीब हैं। और आपके जो पूकी बाबा हैं, एक और बाबा हैं, जिनको पूकी बाबा कहते हैं क्योंकि वो बड़े सैवेज रिस्पॉन्स देते हैं। उनके यहाँ भी वही लोग जाते हैं, गरीब लोग।
या आप नोटिस कर लीजिए उनकी सभाएँ ये यही ऑडियंस थी। अब आप सोचिए इतना पढ़ा-लिखा ज्ञानी आदमी रमन महर्षि, उसकी ऑडियंस कौन थी? या तो सोमरसेट मॉम, लेडी पेस्टीज पता नहीं कोई फ़ॉरेन के लेडी होगी, लेडी पी नाम याद नहीं मुझे। बर्ट रॉक्स पता नहीं वो फ़ॉरेन के पढ़े-लिखे ज्ञानी लोग या आपकी जो बगल में धोबी है ना, धोबन या जो आपके गरीब लेबरर्स हैं, वो। ये उनकी ऑडियंस थी और वो सबको एक मानते थे, वो कास्ट को फ़ॉलो नहीं करते थे। वो कुछ उन्हें ज़ीरो फ़र्क पड़ता था कि आपकी क्या धर्म है, आपका क्या कास्ट है। इसके भी पीछे लॉजिक दिया है उन्होंने। आप चाहे सोमरसेट मॉम हो, आप चाहे कल्याण हो, कार्तिकेय हो, वेदांत हो या धोबी हो, आप साथ बैठोगे, वही आपका क्रिया होगी, बात करने की, सवाल पूछने की, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। और मैं भेदभाव नहीं करता हूँ, इसका दिखावा भी नहीं। और जो फ़ॉर्मूला वो कल्याण को देंगे, वेदांत को देंगे, मुझे भी देंगे। और सबसे बोरिंग फ़ॉर्मूला होता था चुप रहो। और एक और फ़ॉर्मूला लेकिन फ़ॉर्मूलाज़ पे हम बाद में जाते हैं। तो ये जो ऑडियंस है हमारे मॉडर्न बाबाज़ की, ये कट जाती है, इसमें कोई शक। तो क्या होता कार्तिकेय और डिटेल में जाओ। मान लो धोबी गया है, इनको छोड़ के धोबी गया है रमन महर्षि के पास। रमन महर्षि बाबा अ अ, मेरे को काम करते समय डर लगता है। मुझे डर लगता है कि मैं परिवार के लिए पैसे कैसे कमाऊँगा, ये करेंगे। तो वो क्या करेंगे? चिट निकालेंगे एक तो, मुझे पता था तुम ये प्रॉब्लम लाओगे। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। या वो बोलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ये लो, जाओ। या बोलेंगे नींबू मिर्ची खाओ, चाउमीन खाओ, नहीं। वो अपनी लोकल ज़बान में उनसे बोलते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा या जो भी जैसे बात करनी होती है और यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ टू टेल यू कि वो कैसे बात करते हैं। मैं यही क्लेम नहीं कर रहा हूँ ऐसे ही करते हैं, ये मेरी कोशिश है। वो पूछते कि देखो बात है कि तुम अपने आप को शरीर से ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई करते हो। तुम ये तुम तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भूख, तुम्हारी प्यास, तुम इससे परे हो। तो वो भी कहता बाबा मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं? वो उसको समझाता कि किसे तुम्हें डर लगता है, ठीक है? ये मैं अनुवाद कर रहा हूँ। किसे डर लगता है? तो बाबा कहता वो धोबी कहता मुझे लगता है। बोलता है तो तुम कौन हो? मैं धोबी हूँ। नहीं, तुम धोबी नहीं हो। तुम क्या हो? वो मैं इंसान। तुम इंसान हो। तो किसे डर लगता है? कहता है इंसान को डर लगता है, ठीक है? बोलता है इंसान को डर लगता है, यानी तुम्हें लगता है, दूसरे इंसान को भी लगता है, तीसरे इंसान को भी लगता है। तो ये बात कॉमन है सब में, सबको एक ही नैया में हम सब। मैं क्या हूँ? आप तो बाबा हैं। मैं हूँ क्या लेकिन? आप भी इंसान हो। बोलते तो सच्ची बात है, तुम्हें जो लग रहा है सबको लगता है। तुमने खुद ही माना है, ठीक है? अब तुम्हें ये जानना है कि ये डर कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है बाबा? हवा से, अंदर से, फ्यूचर से आ रहा है, फ्यूचर में आ रहा है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ पहले वो उसको एहसास दिलाते कि वो इंसान है, ठीक है? वो सब इंसान है, हम सब एक ही नैया में बैठे हुए हैं। फिर वो लॉजिकली उससे ब्रेक डाउन करते डर, ठीक है? लॉजिकली करते उसको। किसे डर आ रहा है? क्यों आ रहा है डर? डर का मतलब क्या है? डर का मतलब बताओ। तुम्हें डर है कि तुम्हें ग्रीड है? तुम्हें फ्यूचर के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, ये डर है कि ये ग्रीड है? तो धोबी सोचता है ये डर है कि ग्रीड है। अच्छा ये ग्रीड को क्या कहते हैं हिंदी में? ये मेरा लालच। तो धोबी सोचने में मजबूर हो जाता कि मैं लालची होके भी डर रहा हूँ। ये तो हो सकता है मेरा लालच है, तो ये डर नहीं है। तो इस बात की उसको खुशी मिल जाती कि मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे लालच है। तो उसके माइंड में क्या आ गई? क्लैरिटी आ गई, ठीक है? उसके उसका उद्धार हो गया। वो घर जाके उसे लगेगा यार मैं लालची हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ। अब उसकी प्रॉब्लम बदल गई, लेकिन उसको एक सॉल्यूशन की शुरुआत। एक और एग्ज़ाम्पल है, एक ऑफ़िस की लेडी आई थी उनके पास और वो कहती थी कि बहुत टेंशन है, तो अब वो मुझे मंत्र दो। तो उन्होंने बोला देखो तुम्हें टेंशन है ना, तो ऐसा करो क्या काम कर
कहते मैं ये टाइपिंग का पता नहीं जो भी काम था, कहते इसको धीरे करो, साँस लो और धीरे-धीरे करो वो काम। याद रखें कि ये तुम नहीं हो जो काम कर रहा है, तुम कुछ और हो, तुम आत्मा हो। तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए काम कर रहे हो। ये जो तुम काम कर रही हो, ये तुम नहीं हो, डोंट आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द वर्क। वो बेसिकली उल्टा कह रहे हैं आज की हमारी फिलॉसफी से। बी पैशनेट, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन योर वर्क फुल्ली। वो कह रहे हैं डोंट डू दैट, टेक अ स्टेप बैक, डू इट स्लोली एंड दिस इज़ वन फॉर्मूला आई हैव फॉलोड इन माय लाइफ। जब मुझे टेलीविज़न में और कई-कई जगह स्ट्रेस होता था, आई काइंड ऑफ फॉलो दिस फॉर्मूला। आई स्लो मायसेल्फ, मैं अपनी स्पीड स्लो कर लेता हूँ, जानबूझकर। मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन वर्क वेरी फास्ट, बट पर्सनली ये मेरे लिए काम किया है। आई बिकम स्लो एंड इट हेल्प्स मी। आई डेलिबरेटली बिकम स्लो। इफ आई हैव टू चेक ग्रामर, I will read one sentence very comfortably, then I will shift my eyes to left, go down, read it very carefully. I'll slow the process. And somehow it works for me. So the greater the stress, the slower you become. Just try this formula, see if it works with you. But like that, he gave a lot of formulas to people free of cost. Not even 5 paise were shared. And you're not supposed to get fruits. बट बिकॉज़ हम लोग सुनते नहीं हैं, हम कहते हैं मेरा बर्थडे है प्लीज़ गेट नो गिफ्ट। हम फिर भी गिफ्ट ले जाते हैं, हमें लगता है यार सब कहते हैं गिफ्ट नहीं चाहिए लेकिन गिफ्ट तो सबको चाहिए होता है। तो इसलिए वो फल ले लेते थे। बिकॉज़ फल उस समय तो सस्ते थे, एवरीबॉडी कुड अफोर्ड। और फल का मतलब ये नहीं पूरा ट्रक लोड, जैसे होता है ना एक पैकेट में 4 संतरे जो आपकी मर्ज़ी है, 3 केले, 2 सेब जो भी सस लोकल मिलता है बाहर, फल वालों का भी उद्धार हो जाता था। अब आप मुझे बताइए, सोचिए ज़रा कि आजकल के जो हमारे मीम वाले लोग हैं, जो ये पूकी बाबा, बागेश्वर बाबा को हीरो बना रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी इनके साथ खड़े हुए हैं। इनकी विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपको हिंदुइज़्म को अलाइव रखना है, आपको रमन महर्षि चाहिए था कि ये चाहिए था। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप यू वी हैव मैं क्रिटिसाइज़ किसी को नहीं कर रहा हूँ। आई पर्सनली एन्जॉय सम ऑफ द थिंग्स व्हिच दीज़ गुरुज़ टेल अस। लेकिन लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, लेट्स बी ऑनेस्ट आउट हियर। अगर आपके खुद के बच्चे होते, आप किसके पास भेजते उनको? आप आप जितने भी मीम एन्जॉय कर लो इंटरनेट पे, जितने भी हार्ट्स बना दो पूकी बाबा को, अगर आपके अपने बच्चे होते और वो दुविधा में होते, आप उनको रमन महर्षि के यहाँ ले जाते, जो उनको बोलते कोई बात, आओ हम देखते तुम्हें डर क्या लग रहा है। वो बच्चे बोलते हैं अच्छा पापा ने बोला ये ₹100 दे दो, वो उनको आपको मना कर देते। तो फिर पापा ने बोला ये एप्पल ले लो, वो एप्पल ले लेते हैं आपसे। तो आपको भी लगता है आपने फ्री में कुछ काम नहीं किया, आपने उनको पैसे दिए, ठीक है ना? आपका भी मान रह जाता। ये गुरु अच्छे थे, ठीक है। अगर आपको अगर आपका ये कहना है, जैसे मैं अपने आप से कहता था कार्तिकेय कोई ना कोई गुरु तो चाहिए होता है ना गरीबों को। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं कि पहले गरीब लोग नहीं थे इंडिया में। इंडिया में गरीब लोग बहुत देर से हैं और तब भी बाबाज़ होते थे। रमन महर्षि एक ऐसे बाबा है जिन पे ये कंट्रोवर्सी है, ये इल्ज़ाम है, उन्होंने अपनी बात फैलाई नहीं और उन्होंने अपने कुछ चीज़ें लिखी नहीं, ही रोट नथिंग। और उन्होंने लोगों को बताया नहीं कि फ्रॉड बाबाज़ को फॉलो नहीं करो। आप ये सारे इल्ज़ाम मान लो। फिर भी जो इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो उनकी इज़्ज़त करते हैं कि इन्होंने बेवकूफ़ नहीं बनाया किसी को। एक आदमी थे पापा जी, आर्मी के, ही इज़ अ गुरु, आर्मी के ऑफ़िसर थे। उन्होंने बोला मैं अपनी बीवी, बच्चे और पैसा त्याग रहा हूँ आपके पास आने के लिए। आप अगर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर सद्गुरु, आई रिस्पेक्ट हिम, उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की है। सद्गुरु जी के यहाँ इतने सारे लोग हैं जो गिव अप करके आ गए हैं। लड़कियाँ हैं अपना मैं शादी नहीं करूँगी, मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगी, मैं अपना जॉब छोड़ दूँगा, मैं ये गिव अप कर दूँगा। लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल जो आपको कोई मीडिया वाला नहीं बताएगा क्योंकि किसी को पढ़ने का शौक नहीं। पापा जी जब जाते हैं रमन महर्षि के पास, ये सब लोग हैं इंटरनेट पे, पापा जी टाइप करना आपको समझ जाएँगे, गंजे भाई साहब हैं, वो बहुत क्यूट दिखते हैं, अच्छे से बात करते हैं। वो भी यही करते थे, पैसे नहीं लेते थे। तो वो कहते हैं कि मैंने मैं अपनी बीवी बच्चे को गिव अप करके आने वाला था। उनका वो एक मुंडी हिला देते मैं कर देता। उन्होंने तभी मना कर दिया। बोला ये क्या कर रहे हो? बीवी बच्चे को पैसे छोड़ने की क्या ज़रूरत है? ये कुछ करने की है तो भैया मुझे मुझे मुक्ति चाहिए। हाँ, तो मिल जाएगी मुक्ति आपको घर में। अरे लेकिन बीवी बच्चे घर पे मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने उनको समझाया मुक्ति क्या होती है।
पापा जी कहते हैं कि उनकी वजह से मेरी शादी बच गई, मेरे पैसे बच गए और आज मैं जो आपको बता पा रहा हूँ, ही हेल्प्ड मी नॉट गिव अप माय आइडेंटिटी। उन्होंने वो इतने सारे लोगों को जो पैसा छोड़ के, घर छोड़ के उनके चरणों पे आना चाहते थे, तो उन्होंने उनको घर बसा दिया, बोला गो बैक टू योर वाइफ। बीवियों को बोला गो बैक टू योर हस्बैंड। मुक्ति तुम घर बैठे-बैठे करेगी, कपड़े प्रेस करते-करते तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। तुम्हें बस याद रखना है कि तुम कपड़े प्रेस इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें कपड़ों को सीधा करना है। ये काम है। ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो। ये सिर्फ़ एक छोटा-सा अंश है तुम्हारी ज़िंदगी का। तुम कुछ और हो। तुम साँस लो, साँस पे ध्यान दो। तुम जीवित हो। ये साँस अंदर गई, ये साँस बाहर आई। ये तुम ज़िंदा हो। ये ज़िंदा ज़िंदा व्यक्ति प्रेस कर रहा है अभी। अब ये ज़िंदा व्यक्ति नहा रहा है। ध्यान उस पे रखो तुम। कि तुम्हारी एक औकात है, काम के अलावा भी। ये तो तुम बोलते ये तो तुम घर बैठे-बैठे कर सकते हो। बाबा कौन-सा मंत्र पढ़ूँ? अगर इफ यू इंसिस्ट ही विल गिव यू मंत्र, otherwise he would not give you mantra. I hope I have been able to do justice in explaining to you how if you your चिट आप मिलते हैं उनसे वो आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। लेट मी अश्योर यू कि जब आप उनको पढ़ेंगे, अगर आपको लग रहा है कि वो सिंपल आदमी है मेरे शब्दों से, यू माइट फाइंड ही वाज़ मच सिंपलर बिकॉज़ जब उनको जवाब नहीं देना होता था, वो चुप हो जाते थे। मेबी बिकॉज़ ही डिडंट हैव एन आंसर एंड दैट इज़ वेरी यूज़फुल इफ यू डोंट नो समथिंग जस्ट कीप क्वाइट। And one of the things he would advocate is for stress is just keep quiet, don't speak. Why do you even need to do anything? Be as you are. Don't have to do anything. कुछ बनना नहीं है तुम्हें, कुछ करना नहीं है। तुम हो ऑलरेडी। यू आर एनलाइटेंड। तुम मैं पहाड़ चढ़ूँगा, मैं अपने आप को कष्ट दूँगा, तो मैं कुछ प्राप्त कर लूँगा। वो मानते थे ऐसा अगर होता है तो फिर जो फार्मर है, जो दिन-रात हल चलाता है, पसीने बहाता है, ही शुड बी द मोस्ट एनलाइटेंड बीइंग। नहीं, उसका ध्यान भगवान पे नहीं होता। उसका ध्यान अपने काम पे होता है। ये सारी जो थियरीज़ हैं, आपको कुछ उनकी और चीज़ें हैं जैसे आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। वो मानते थे कि हृदय इज़ नॉट हार्ट, जो फिज़िकल हार्ट है आपका। हमारे जो उपनिषद है जैसे सीता उपनिषद और शायद कुछ और भी टेक्स्ट हो, द पोज़ीशन ऑफ द हार्ट इज़ हियर, सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड 1 फिंगर हियर, सेंटर ऑफ द चेस्ट प्लस 1 फिंगर। दिस एरिया इज़ व्हाट इन हिंदुइज़्म इज़ कॉल्ड द हार्ट, हृदय। सो दिस इज़ द पोज़ीशन ऑफ द हृदय अकॉर्डिंग टू हिम। This is the, I don't know, some scientific physical heart, but this is the actual play. This corresponds to chakra. Some people who believe in chakra also believe in this. कि ये कोई एक नाम होता है उसका. But he said कि he believes, he genuinely believes this is the place of the heart. Second, he वो जो मंत्र की बात आती थी वो कहते थे not only a person of authority should read mantra. What is the meaning of that? इसका मतलब है सिर्फ पढ़ा लिखा ब्राह्मण आदमी बोलेगा? कहते थे हाँ पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा तभी फायदा है मंत्र का। तो कहते थे लॉजिक क्या है इसका? बोलते हैं देखो कैजुअली नहीं बोल सकते आप मंत्र, उसका कोई फायदा नहीं। यू कांट जस्ट रीड एनी मंत्र, देयर हैज़ टू बी स्टाइल जस्ट लाइक इन पोएट्री, है ना? अगर आप कुछ पोएम पढ़ें तो एक स्टाइल है पढ़ने का, एक अथॉरिटी होती है रीडर के पास। यू शुड नो हाउ टू रीड अ पोएम इनटू, है ना? अ, कई बार यूँ भी देखा है ये जो मन की सीम, एक स्टाइल होता है पढ़ने का, आप समझते हैं? उसके बिना पोएट्री भी ब्लैंड लगती है। वो कहते इस तरीके से कहते थे मंत्र का भी है। तो किसी ने उदाहरण माँगा तो उन्होंने दिया कि एक राजा था और एक नौकर था। तो नौकर ने सिपाही से बोला, "ये जो आदमी मेरे सामने बैठा है इसको अरेस्ट कर लो।" तो सिपाही ने नहीं किया क्योंकि वो राजा को क्यों अरेस्ट करेगा? तो वो नौकर ने राजा को बोला, "आप सेम लाइन सिपाही को मेरे लिए बोलिए।" तो राजा ने बोला, "जो आदमी मेरे सामने बैठा है उसको अरेस्ट कर लो।" तो सिपाही ने अरेस्ट कर लिया। तो सिपाही ने राजा की बात क्यों मानी? नौकर की क्यों नहीं मानी? बिकॉज़ सिपाही को पता था राजा के पास अथॉरिटी है, राजा के पास पावर है, राजा को पता है, समझ है, सूझबूझ है कि इस नौकर ने कुछ गंदा काम किया होगा तो अरेस्ट करवाना है। लेकिन मैं नौकर आदमी, मेरे में इतना अक्ल नहीं है, मैं गरीब हूँ, वो मेरी बात क्यों सुनेगा? ठीक उसी तरह जिसके पास अथॉरिटी है, अगर मंत्र काम करते हैं तो उसी उसी के मुँह से करेंगे जिसको पढ़ना आता है। ठीक है ना? इट्स बेसिकली द सेम कांसेप्ट एज़ द रीज़न यू the reason you listen to wise people is because they have studied hard in life, they have practiced in life, and there's much to gain from them.
इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई हसे हमें हमें रोज़ कोई ना कोई ज्ञान देने के लिए मिलता है। ज्ञान देने के लिए लोग बहुत मिलते हैं ना आजकल, जिनके पास ज्ञान होता भी नहीं, पढ़ा होता है उन्होंने इंटरनेट से। तो कुछ लोग होते हैं जो रियली ज्ञानी होते हैं, तो ये मानते थे जो रियली ज्ञानी है उनसे सुनो, बाकियों से नहीं सुनो। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड लाइफ सराउंडिंग योरसेल्फ विद पीपल जो रट-रट के, पैरट करके आपको चीज़ें सुना रहे हैं। पीपल विद अथॉरिटी शुड बी टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंट थिंग्स, ये उनका मानना था। और आई कैन से आई थिंक आई विल स्टॉप हियर बट गिव मी 2 मिनट्स अगर दिस पेज ओपन्स। I've covered most, but there's one interesting thing you should know about हाँ, well, since you're recording, I'll not take much time so that there is not a gap. Okay, I think I'll stop here. ये पेज ही नहीं खुल रहा है तो maybe God doesn't want me to tell you this interesting thing about Raman Maharshi. But if you read his question answer with people, they are very intelligent questions people ask him. Uh, journalists question him, they doubt, they challenge him, and he answers them very frankly. You may or you may not agree with him. He does not care. Just don't be loud because he likes silence. So this is. I hope you've got a little bit of insight from what I have told you uh, regarding Raman Maharshi. Thank you for your time. Okay, this is. I am reading from Talks with Raman Maharshi. This is available on the internet on archive.org. Uh, ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये अंग्रेजी में लिखा है और हाँ, तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है मतलब अगर आप जानना चाहते हैं कि उनके जवाब कैसे होते थे जर्नलिस्ट से और लोगों से कैसे बातें होती थी, तो यहाँ इनके बारे में लिखी है। उनसे पूछा गया था, एक सन्यासी ने पूछा था, हाउ टू प्रिवेंट द माइंड फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होते रहता है, तो क्या करें? तो उनका जवाब था, यू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन फॉरगेटिंग योर ओन सेल्फ। जब आप खुद को भूल जाते हैं, तो आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। इफ यू कीप होल्ड ऑफ योरसेल्फ, यू विल नॉट सी द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। डिस्ट्रैक्शन होना यानी आपकी अपने ऊपर से पकड़ चली गई। तो आप अपने ऊपर सिर्फ़ आपको याद करना है, तो कैसे याद करना है? बेसिकली उनका सिंपल फ़ॉर्मूला था कि आप अपनी साँस पे ध्यान दें। ये साँस अंदर गई, ये साँस बाहर आई और इसके बाद आप पाते हैं कि लोग कहते हैं बस, व्हाट अबाउट मंत्र? व्हाट अबाउट योगासन? So I don't think he was in much in favor of all that. He was not against it. And योगासन उनका फेवरेट किसी ने पूछा था मुझे याद आ रहा है, हाफ बुद्ध। मेरे ख्याल से बहुत कंफर्टेबल आसन है हाफ बुद्ध का, आधा बुद्ध। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल आसन, आप कभी गूगल करिएगा। तो आई थिंक आई डोंट नो सम पीपल माइट हैव लाफ्ड। ये इंटरेस्टिंग है ऑन द नेचर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन क्या कहते हैं? हमारा किसी नतीजे तक आने का प्रोसेस, दृष्टिकोण। परसेप्शन। दृष्टिकोण, हाँ, बट उसको अगर दृष्टिकोण को भी एक्सप्लेन करना है, हम नतीजे पे आने का जो प्रोसेस होता है, परसेप्शन, वो कहते हैं व्हाटएवर स्टेट वन इज इन, द परसेप्शंस पार्टेक ऑफ दैट स्टेट। यानी जब हम जागे होते हैं, तो हमारा शरीर परसीव्स नेम्स एंड फॉर्म्स, क्योंकि हम जागे हुए हैं। अभी आप और मैं जागे हुए हैं, तो आप परसीव कर सकते हैं मैं कार्तिकेय हूँ, प्रभव है, वेदांत है, रेज योर वॉइस है, टेरेंस है, कल्याण है, ठीक है? कोई रह तो नहीं गया? हम सब हैं, ठीक है? तो ये हमारी वेकिंग स्टेट है, तो हमारा परसेप्शन। जब हम सोते हैं, स्वप्न, द मेंटल बॉडी परसीव्स द मेंटल क्रिएशंस इन देयर मैनिफोल्ड फॉर्म्स एंड नेम। लेकिन जब हम सो रहे हैं होते हैं, तो जब हमारे सपनों के जो इमेजेस आते हैं, वो सच्चाई होती है। वो परसेप्शन, हमारी परसेप्शन होती है। हमें ये नहीं लगता कि ये झूठ है, हमें लगता है ये सच है। कई बार हमें, हाँ, आप कह सकते हो कई बार पता चल जाता है कि ये सपना है, लेकिन वो सब छोड़िए, एक्सेप्शंस छोड़िए, ठीक है?
जब हम सो रहे हैं और हम हवा में उड़ रहे हैं, तो उस समय हमारी परसेप्शन है कि हम हवा में उड़ रहे हैं। ये हमारी असलियत हो जाती है इन द स्वप्न स्टेट। इन द डीप ड्रीमलेस स्लीप, और जब हम बिल्कुल हमारी नींद आती है, ड्रीमलेसनेस, द आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी बीइंग लॉस्ट, तब हमारी बॉडी से आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि हमारी डीप स्लीप में होते हैं। देयर आर नो परसेप्शंस, तब परसेप्शंस नहीं होते। ठीक है, लॉजिकल बात है अभी तक। Similarly, in the transcendental state, identity with Brahman places the man in harmony with everything, and there is nothing apart from it. Basically, आपको आपने जो शब्द सुना है ब्राह्मण, सनातन, one with every, one with the universe. This is just like the deep dreamless state. क्योंकि आपको कोई फॉर्म नहीं आ रहा, कोई इमेज नहीं आ रहा है आपके दिमाग में। आपको ये भी नहीं पता आप जिंदा हो कि मरे हो, क्योंकि आप सो रहे हो। अगर आप सपने देख रहे हो तो आपकी परसेप्शन में जो सपनों की रियलिटी है। आप जिंदा हो तो फिगर्स एंड फॉर्म्स की रियलिटी है। लेकिन डीप ड्रीमलेस स्टेट में यू आर वन विद द ब्राह्मण। दैट्स हाउ इट फील्स टू बी वन विद द ब्राह्मण। आई अप्रिशिएट दिस बिकॉज़ दिस इज़ सो सिंपल। आप बाकी लेक्चर्स पढ़िए ब्राह्मण के बारे में। दे स्टार्ट विद द फॉर्म्स ऑफ ब्रह्मा। दे स्टार्ट विद द फैक्ट दैट ब्रह्मा सपना देख रहे हैं, शिव सपना देख रहे हैं। कितने बार सपना देखेंगे? इतने साइकिल्स होते हैं, इतने नंबर्स होते हैं। आप ज़रा चेक करिएगा बाकी लोगों से कि वो आपको कैसे-कैसे चीज़ें बताते हैं। अब जो धोबी आएगा या धोबी से 1% ज़्यादा इंटेलिजेंट कार्तिकेय, और कार्तिकेय से 100% ज़्यादा इंटेलिजेंट आप लोग। हम तीनों जाएँगे ना अगर इनके पास, हम तीनों को ये बात समझ आ जाएगी। हाँ, हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, यार हम इतने अनपढ़ हैं क्या? हमें इतना बेवकूफ़ वाला आंसर दिया सिंपल सा, सपनों वाला। हमें कोई यार कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बताओ। हमें कोई कि किसके कितने रूप में कितने साइकिल हैं, तो हमें लगे कि हमारा ब्रेन यूज़ हो रहा है। बट अ पार्ट ऑफ यू मे एप्रिशिएट दिस। आई एप्रिशिएट इट बिकॉज़ नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ परसेप्शन। परसेप्शन इज़ परसेप्शन। सबकी अपनी-अपनी परसेप्शन है, सबके अपने सपने हैं, सबका अपना नज़रिया है चीज़ें देखने का। बट वी ऑल आर वन विद ब्रह्मन व्हेन, जब हम सोते हैं डीप ड्रीमलेस स्टेट, तब ना फिगर है, ना फॉर्म है, ना आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। तो तभी पता चलता है जब जागते आपको याद आता है, अरे यार बहुत सपने में सोया था मैं, डीप सोया था। कोई सपना भी नहीं आया मुझे, बिल्कुल काला भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। करेक्ट? वो ब्राह्मण, दैट इज़ बीइंग वन विद द ब्राह्मण। दैट इज़ अ, आई थिंक आई एम 100% श्योर निसर्गदत्त महाराज एंड अदर्स जो गुरुज़ हैं, उन्होंने भी सेम सिंपल जवाब दिए होंगे। हम उनको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अ, परंतु अच्छा होगा हम आपस में लोगों को बताएँ ये बात, या हम में से कोई एक पूकी बाबा बन जाए नया, और फिर ऐसी चीज़ें फैलाए, ताकि लोगों का थोड़ा भला हो, ना कि उनको ये बताएँ कि पता नहीं जो भी वो जवाब देते, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या जवाब देते, लेकिन वो ठीक नहीं होते जवाब। मुझे लगता है वो बेचारे गरीब लोगों को और उल्लू बनाते हैं ये लोग। मुझे नहीं यार, अगर आपको थोड़ा भी देश प्रेम है तो थोड़ा आपको सोचना चाहिए कि कैसे-कैसे चीज़ें बताते हो लोगों को हम, है ना? हम इतना तो कर सकते हैं कि आपस में ही चलिए खैर, आई थिंक वेदांत आई विल स्टॉप हियर बिकॉज़ फिर मैं बोलते जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मन में आते हैं। ये टॉपिक है, अच्छा है। तो वेदांत, आपको कोई सवाल है तो आप पूछें।